नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बीजेपी और कांग्रेस में वर्तमान परिस्थितियों के बीच भूमिका और आगामी रणनीति के लिए बड़ी बैठकें हुई हैं। कल दिन भर दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने महामंथन किया, जहां कांग्रेस हार की समीक्षा कर नए ढांचे के साथ फिर जनता के बीच जाने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी जीत के बाद जनता की उम्मीदें पूरा करने और संगठन को चार्ज रखने के लिए जतन कर रही है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। इसके पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी जीत के बाद बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति में कई मसलों पर बात हुई, अनेक फैसले लिए गए। पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तय किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस और अन्य दलों से बीजेपी में आए नेताओं को संगठन की कार्य पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ेगी, कार्य पद्धति को छोड़ना नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि नेताओं को लगातार संगठनात्मक कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए। चुनावों में हारे 20% बूथों को भी हम जीतने का संकल्प लेते हैं। वहीं विंध्य और उज्जैन में वोट शेयर कम होने और शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जीत के बाद भी भोपाल नर्मदापुरम संभाग में वोट शेयर कम होने की भी चर्चा हुई। ऐतिहासिक कार्य समिति हुई है। आज हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में और लोकसभा में विजय का इतिहास बनाने के बाद मंडल अध्यक्षों से लेकर के ऊपर के सभी कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी बड़ी टीम है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमने जो सफलताएं प्राप्त की हैं वो टीम स्पिरिट की भावना से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की अथक मेहनत और परिश्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो विश्वास दिया है और गरीब कल्याण की योजना हमारी जो ताकत है डबल इंजन की सरकार की, इस आधार पर आज ये कार्यकारिणी गौरव से भरी हुई कार्यकारिणी थी। इधर कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी 15 दिन में आने का दावा है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में कमलनाथ को छोड़कर प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए। हार के कारणों पर भी चर्चा की गई। भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई करने का भी फैसला हुआ। प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसको हमने शुरू कर दिया है और सभी जिस तरह से प्रक्रिया के अंदर हर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग रीजन्स हैं, वहाँ से हम लोगों को नाम आते हैं, वहाँ से उनके ऊपर मंथन होता है, फिर उसके बाद होती है। तो ये प्रक्रिया जारी है और मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। चुनाव के बाद अब काम करने की बारी है। सरकार के स्तर पर भी तेजी दिखाई गई है। आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार हुआ। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत ने राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मोहन मंत्रिमंडल में अब मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। कुल मिलाकर सत्ता और संगठन के स्तर पर अब परफॉर्मेंस दिखाने की बारी है। सत्ता का स्वरूप तय हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस में संगठन में भी नया स्वरूप दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो अमृत के लिए मंथन, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उससे पहले आपको मुखातिब कराते हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी जुड़े। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, जो मंथन हुआ दिन भर कार्य समिति की बैठक में, अब इसके आगे बीजेपी किस तरह की रणनीति पर काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन 5 साल जनता के साथ रहने का वाला है और हम सतत हमेशा जनता के बीच में रहने वाला दल है और निश्चित बैठक हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है अमित, और इसी तारतम्य में हमारी कल कार्य समिति, विस्तृत कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें हमारे 1099 मंडल अध्यक्ष उस बैठक में शामिल हुए। क्योंकि भाजपा ने एक इतिहास रचा है, 29 में 29 सीटें, कांग्रेस का टुकड़ा साफ होना, विधानसभा में प्रचंड बहुमत आना
निश्चित रूप से जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं, हमारे को मार्गदर्शन वरिष्ठ नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलता है, और वो निश्चित रूप से कल उस बैठक के में हमें मिला और हमने माननीय मोदी जी को भी बधाई दी कि तीसरे टेन्योर में एनडीए की सरकार फिर तीसरा टेन्योर को जनता ने आशीर्वाद दिया। यह इस कारण है कि हमारी डबल इंजन की सरकार, हम सतत जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता आशीर्वाद देती है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की, हमारे योजनाएं जन कल्याण की, सोशल जस्टिस की, उसको जनता ने सराहा और हमने आशीर्वाद मिला। निश्चित रूप से हम और कैसे 8.5 करोड़ प्रदेश की जनता की सेवा कर पाए, कैसे और अच्छा काम कर पाए, कैसी और जन कल्याण की योजनाएं लेके आए, ये सतत हमारे यहाँ चर्चा का विषय रहता है। बिल्कुल, तो कैसे जन कल्याण के काम आगे हो, जीत का जो आशीर्वाद मिला है किस तरह से धरातल पर कामों के माध्यम से इसे प्रकट करें, ये बीजेपी का मंथन होगा। और कांग्रेस का हम रुख करते हैं। शैलेंद्र जी, क्या बिंदु समीक्षा में मंथन में सामने आए हैं और पार्टी अब किस दिशा में आगे बढ़कर काम करने जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से मंथन होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव के बाद ये काम, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई, लोकसभा चुनाव के में क्या हुआ, क्या कमी रह गई, क्यों इस तरह का रिजल्ट आया, निराशा भरा रिजल्ट है, तो उस सब की बात प्रत्येक प्रत्याशियों से उन्होंने की जी। और 2 दिन के लिए भंवरजीत सिंह जी जो कि प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने 230 जो कैंडिडेट थे, जो विधायक थे या जो चुनाव लड़े थे, उन सब से 1-to-1 बातचीत करी, संभाग वाइज हम लोग बैठे और सबसे अपने अपने ओपिनियन लिए और सुधार क्या हो सकता है, कैसे आगे की कार्यशैली हम बनाएं, किस तरीके से हम विपक्ष की भूमिका जो प्रदेश की जनता ने हमें सौंपी है उसका निर्वहन हम किस तरह से अच्छे से कर सकें, ये तमाम बातें। और जो कल की बैठक थी महत्वपूर्ण, उसमें मध्य प्रदेश के तमाम नेता जो उपलब्ध थे, कमलनाथ जी जैसा आपने कहा कि नहीं थे क्योंकि चुनाव प्रचार तो कोई कारण नहीं, खैर अब हम सब लोगों ने बैठे वहां पर दिन भर और तमाम मुद्दों पे, अलग अलग चीजों में, संगठन में मजबूती कैसे हो, विपक्ष का दुष्प्रचार हो उससे हम कैसे निपटते हैं, किस तरीके से मजबूती बूथ लेवल तक आए, किस तरीके से हमें हमारी विचारधारा को नीचे तक कैसे बढ़ाए, तमाम बिंदु विस्तार पूर्वक सब नेताओं में आपस में डिस्कशन हुआ, अलग अलग बातें। उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंटेशन तमाम नेताओं के सामने दिया। उसके बाद ये तमाम कयावत के बाद अगली रूपरेखा पार्टी बनाएगी कि कैसे अब आगे आने समय में हमें जो प्रतिपक्ष की भूमिका मिली है उसको निभाएं और कैसे संगठन को मजबूत करें, और जब जो चुनाव आए तो एक मजबूत संगठन के साथ हम आगे बढ़ें। ये तमाम बातें विस्तार पूर्वक कल हुई है और आगे की कार्य योजना आने वाले समय में हम बनाएंगे और आपके सामने एक मजबूत पक्ष के रूप में जो हमें मिला है उसका हम आपको करके देंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई है और निश्चित तौर पर ये सार्वजनिक भी था, लेकिन जो बिंदु सामने आए हैं, हार के कारण क्या रहे? जो 1-to-1 प्रत्याशियों से चर्चा हुई 203 कैंडिडेट्स के साथ, चाहे हम लोकसभा और प्रत्याशियों की बात करें उनसे भी चर्चा हुई, क्या संगठन में कोई कमी सामने आई या फिर कुछ बाहरी फैक्टर्स थे जिन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित किया मानते हैं? देखिए, कई सारे कारण हैं, कोई एक बिंदु नहीं है। 230 अगर विधानसभा कैंडिडेट या हमारे 27 लोकसभा के कैंडिडेट या नेता बैठे तो सबको अपने अपने, क्योंकि अगर हारे हैं तो कोई एक कारण से हार नहीं, छोटे छोटे कारण भी बनते जाते हैं, मुख्य कारण भी बनता। उन तमाम से मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उन योजनाओं का कैसा मिसयूज किया, किस तरीके से लोगों के मन में ये धारणा बैठा दी कि साहब ये लाडली बहना योजना तो बंद ही कर दी जाएगी। छोटी छोटी बातें, ये ऐसे कई कारण है। संगठन में कहां पे कमी रह गई, कहां पर निष्क्रियता रह गई या कहां पे नयापन हम अडॉप्ट नहीं कर पाए। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कहीं ना कहीं आप इन नए समय के हिसाब से हम कहां पे थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, कहां अगर हम विचारधारा को नीचे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये तमाम बातें बिंदुवार बड़ी लंबी बातें, उन सब चीजों पे बातें हुई। कुछ मेरी मर्यादा भी है कि वो सारी बातें आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन वो तमाम बातें गोपनीय होती है। हालांकि एक चीज जरूर आपने सार्वजनिक की कि बीजेपी ने कैसे योजनाओं का मिसयूज किया, इस पर भी चर्चा हुई है और दुर्गेश जी से हम इसका जवाब भी लेंगे। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का मैं रुख कर लेता हूं। भूपेंद्र जी, जो हारे हुए हैं उनके लिए तो मंथन बहुत जरूरी है, लेकिन जो जीते हैं उनके लिए अब क्या चिंतन का विषय होना चाहिए? देखिए, क्या है कि पार्टी जो होती है एक सत्ता के लिए अपनी विचारधारा रखती है, एक मैनिफेस्टो रखती है जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ती है, और जहां पे वो जीती है उसको और लंबी जीत में परिवर्तित करना और लगातार अपनी जीत को कायम रखना। बीजेपी एक कैडर पार्टी है, उसके संगठनात्मक रूप से मजबूत पार्टी है और वहां पे
नीचे से लेके बूथ लेवल से और अध्यक्ष तक के विभिन्न पदाधिकारी लोग समय समय पर एक कन्वेयर करते रहते हैं। और कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक लंबे समय से सत्ता से विहीन पार्टी है और जिसके कारण उनमें अभी एकदम से उनके पास एक अच्छा सा बहुमत लोकसभा में मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश के परिवेश में देखें तो मध्य प्रदेश के परिवेश में आज वह विधानसभावार और लोकसभावार लगभग पहली बार ऐसा हुआ कि स्वीप आउट हुए। तो ये चीज उनके लिए विमर्श हो रहा है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उसके लिए अभी उनका ये कहना है कि हम संगठन को 12-15 दिन में चेंज करेंगे, नए लोगों को लाएंगे, नवाचार नए करेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि जब पार्टी बीजेपी उनके सामने अनलेस्ट है, जो कि एक गढ़ पार्टी है, जो संगठन से नीचे से टॉप टू बॉटम और बॉटम से टॉप टू तक अपने क्रियान्वयन कार्यों की समीक्षा समय समय पर करती रहती जी। जो संचार है वो बड़ा पूर्ण चीज है। हर कार्यकर्ता के बीच में संचार का एक समावेशी कारक बना रहना, जिससे क्या होता है कि जनता के बीच में उसकी डिलीवरी पॉइंट सही होती है। और यही अगर चीज नहीं हो पाती है तो वह पार्टी निश्चित रूप से विमुख हो जाती है। कांग्रेस का यही रहा कि कांग्रेस कुछ लोगों के जो नेता रहे वो उनके, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है और निश्चित रूप से पुरानी पार्टी भी है, तो इनने अपने जनता के बीच से एक वो चलन छोड़ दिया, जनता से बीच से दूर हट गए थे। और जैसे ही ये स्थापित होंगे तो वो निश्चित रूप से इन लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अब जो जीते हुए हैं उनके लिए कंटिन्यूअस जीत और लंबी हो और बढ़े, इसका विमर्श होगा। उनके कार्यकर्ताओं को उनके बीच में सत्ता और संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच में एक समन्वय का काम करना पड़ेगा, जिसके कारण वह डिलीवर कर सकें। और बीजेपी तो ये चाहती है कि उसका जो मंथन है, उनका ये कहना है कि कंटिन्यू सरकार बनी रहे। उसके लिए वो अपना कुनवा अपने लेवल, पार्टी लेवल में तो काम कर रहे हैं, साथ में जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके जो मजबूत जातिगत नेता हैं या जनाधार वाले नेता हैं, उन नेताओं का भी अपने पार्टी में समावेश करना, जिससे अपना जनाधार लगातार बढ़ाते रहना, जातिगत हिसाब से और दूसरे समीकरणों से, अपने क्षेत्रवार भौगोलिक परिस्थिति से, इस तरह से अपने आप को, संगठन को मजबूत करना और उसका परिणाम सत्ता में भागीदारी में एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। निश्चित रूप से दोनों पार्टियां इस समय, क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा में अन्य पार्टी की अपेक्षा ज्यादा बहुमत विपक्ष के रूप में मजबूत आई है पिछली बार की अपेक्षा। और दूसरी बात, उन्होंने अयोध्या जो इंडिया का जो उन्होंने एक अपना वो बना रखे हैं कि हम अयोध्या जीत गए मतलब सब जीत गए, ये भी उसको एक बैलेंसिव रखना पड़ेगा। अगर इन्होंने उसको अगर बैलेंसिव नहीं रखा तो फिर से वो डिवीजन वाली जो शैली है वो उनको घातक पड़ेगी। तो ये निश्चित रूप से जो एक डिवीजन करते हैं वोटों का और जातिगत हिसाब से जो शिफ्टिंग होती है वो उस पर काम करना है। लेकिन सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो कि बीजेपी के पास है, जनता के बीच में जाकर काम करना। ये अगर कोई पार्टी करेगी तो निश्चित रूप से उसका जनाधार और उसका। और दुर्गेश जी इसी बात पर बल भी दे रहे थे कि अब जो योजनाएं हमारी हैं जनता के बीच में क्रियान्वित करने की बारी है, जिन पर वादा हुआ था पहले, लेकिन जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ चुनाव में, दुर्गेश जी क्या मानते हैं कि वहां पर भी कोई बड़ा बदलाव संगठन में देखने को मिल सकता है? क्या इस पर भी नेतृत्व विचार कर रहा है? देखिए अमित जी, कल की से हर मुद्दे पर चर्चा होती है, बारीकी से चर्चा होती है। और हम जब पहले पूर्व में जब हम बोलते थे कि अब की बार 200 पार, तो हमारे विपक्ष के नेता हंसते थे कि 200 पार नहीं होंगे। पर हम इस लोकसभा चुनाव में अगर आप लोकसभा दृष्टि देखेंगे इसमें तो लगभग हम 215 सीटों पर जीत कर आए। तो निश्चित ही यहाँ पे भाजपा हमारा जो माइक्रो मैनेजमेंट है बूथ लेवल का 64,523 बूथों पे हम फिजिकल भी गए थे, डिजिटल भी गए थे, हमने पन्ना प्रमुख भी बनाए, बूथ समितियां भी बनाई। यही कारण है कि हमने जब पूरा बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में किया, तो निश्चित रूप से उसमें सफल हुए। हमारा वोट शेयर बढ़ा, जहां पे कहीं कम है तो निश्चित रूप से हम उसकी समीक्षा करते। इस बार हम 370 वोट ज्यादा लेके हम आगे बढ़े थे। बहुत सारी जगह जो हमने उसको कामयाबी भी हासिल की, बहुत जगह हमको ऐसा भी हुआ, और कहीं जहां हम कम है निश्चित रूप से हम जहां पे हारते हैं तो हम उसकी समीक्षा करते हैं। हम जो बूथ हारे हैं हम निश्चित रूप से, आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में
हम 166 सीटों पर आए थे, तो हमने उससे सबक लेते हुए हमने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत, हमने जन कल्याण की योजनाओं के तहत सब हमने जनता के बीच में जाने का काम किया। और जहां जहां हम गए आपने देखा कि हम इस बार 215 सीटें लगभग हम जीतने का काम किया। और जो कमी जो जहां पे हम हारे हैं उसको हम फिर उसको एक लक्ष्य के रूप में उसको सामने रखेंगे और उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। रही बात कांग्रेस की, हमारे कांग्रेस के साथी फैक्ट फाइंडिंग की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि पहले उनको यह तय कर लेना चाहिए कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में यह हार हुई है कांग्रेस की, टुकड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का उनके नेतृत्व में, तो क्या वो इस स्थिति में है कि कुछ किसी को हटा पाएंगे? बाकी कार्यकर्ता तो बचे नहीं, 4.5 लाख कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, अब उनके पास तो कार्यकर्ताओं का टोटा है। और कांग्रेस वैसे भी उनका संगठन तब कांग्रेस का संगठन काम करता है अमित जी, जब इनकी सरकारें होती हैं तब इनका संगठन बनता है और काम करता है। बाकी तो इनके पास कहीं कुछ भी नहीं है, आप देख लेंगे। सिर्फ इतिश्री करना है, एक दिन सुर्खियां बटोर के हम आ जाए, इनके धड़े, इनके टुकड़े, इनके गुट जो हैं कांग्रेस के, वो यही काम करते हैं। जवाब दीजिए शैलेंद्र जी कि क्या सिर्फ सरकार में रहते हुए काम करती है कांग्रेस, बाकी समय तक जो संगठन है वो सक्रिय नहीं रहता? और एक बात और जो यहाँ चर्चा में उठी थी, जब भूपेंद्र जी से भी चर्चा हो रही थी कि संगठन में जब बदलाव होगा तो क्या बदलाव आएगा नेतृत्व के तौर पर भी? देखिए दुर्गेश जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जीते हुए हैं, तो वो दम्भ अभिमान दिख रहा उनकी बात में, जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है। कोई बात नहीं उस विषय पर। देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है, निश्चित रूप से हम हारे हैं, उसका चिंतन मनन हम कर रहे हैं और उसको हम दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी आंतरिक वो सारी बातें किस तरीके से करना है। और हम ये भी नहीं भूल रहे हैं कि हमने जब कांग्रेस पार्टी बनी थी देश की आजादी के पहले, कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन देश आजाद हुआ, देश की तरक्की की। अब थोड़ा समय खराब आया और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो हमें परफॉर्मेंस देना था उस तरीका का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। कई कारण, वो कारण दुर्गेश जी थोड़ी कहेंगे। रामनिवास रावत जी मंत्री क्यों बना दिया गया? इसीलिए मुरैना सीट जीतना था तो मंत्री बना दिया, ले आए। आज भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दरी उठाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी माने कि उनको क्या करवाना है अपने दम पे, अपने। अब आधी बीजेपी में, आधे तो कांग्रेसी विधायक या मंत्री बन रहे हैं या प्रवक्ता तक भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कर रहे हैं वो जाने। विचारधारा का प्रचार प्रसार तो नहीं हो रहा ना, सत्ता में रहने के लिए वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते हैं तो संगठन बनता है, तो फिर हम सत्ता में अगर आते हैं तो क्या हमेशा सरकार में ही छोड़ी रहे? सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, समय जरूर मध्य प्रदेश में लंबा हो गया। 2018 में सरकार आई थी, क्यों गई आप सबको पता है, जो बहस का विषय नहीं है। तो ये सब बातें भूपेंद्र जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी को जब विधानसभा चुनाव के हार के बाद ये मौका मिला प्रदेश अध्यक्ष का, एक लंबी मायूसी का माहौल था। और ये भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा सीटें थी, पिछली बार हम ये मानने में मुझे कोई बुराई नहीं है, हम एक ही सीट जीते थे और एक सीट हम नहीं बचा पाए। अब उसको आगे ये अलग बात है, एक के बाद 0 ही आया है ना, तो बड़ी आसानी होती है कि हमने 29-0 का हमने कर लिया। कैसे किया आप सब भी जानते हैं, कौन कौन से जगह पे क्या क्या हथकंडे अपनाए, किस तरीके से खरीद फरोख्त, वो सब बातों में हम जाएंगे। तो हमें उसी चीजों में मजबूती लानी है ना, कि अगर खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो हमें खरीद फरोख्त तब बचाना है, वो डिवोशंस लोगों में लेके आना है निश्चित रूप से। कि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक चीज बना ली है कि सरकार बनाए तो ठीक, नहीं बने तो खरीद के हम बना लें। सीट जीते या नहीं जीते, विपक्षी पार्टी को खरीद कर, डरा के, धमका के, जो भी हथकंडे अपनाए हमारे साथ मिला लें। तो आज के समय काल में जो एक नया चलन पिछले 10 सालों में आया है, डर का, इस सब से निपटने की भी अब हम तैयारी करनी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के हथकंडे आए तो संगठन की मजबूती, आंदोलन की पार्टी, जैसा आपने कहा है कि संगठन की उतनी मजबूत पार्टी कांग्रेस कभी नहीं रही, हमेशा जन आंदोलन की पार्टी रही है। अगर हम जनता को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो विचार विनन करके फिर से उसको जोड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो मैंने पूर्व में कहा कि अब हमारे सामने एक बात यह है कि हमें विपक्षी भूमिका मिली है, उस भूमिका को निभाएं और आगे संगठन के माध्यम से मजबूत करके हम सत्ता और सरकार में आए ताकि जनहित योजनाओं को लागू करें। ये अलग बात है, समय खराब आता है किसी के भी, उसमें पार्टी अगर नहीं जीत पाई है हम उससे आगे लड़ाई लड़ेंगे। आप कोई कहेगा वो तो खत्म हो गए, ये हो गए, ठीक है, आपकी मर्जी, जो कहना कहिए, क्योंकि वो आपके विचार है। जवाब ले लेते हैं, फिर भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। दुर्गेश जी, बड़ा आरोप लगा है कि हम लगातार जोड़ने का काम करते हैं, बीजेपी सत्ता के लिए लोगों को तोड़ने का काम करती है, संगठन ही तोड़ दिया। देखिए, क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में हमारे विधायक नहीं खड़े हुए। मुझे लगता है कि
इन सब चीजों से उनको उठकर आगे आना चाहिए। हमने तोड़ने का काम किया तो आप बता दीजिए, कहीं कोई साक्ष्य है, कहीं कोई प्रूफ है, कहीं कोई एविडेंस है, कहीं कोई ये किसी बात को रख सकते हैं, कहीं पे तो रखना चाहिए। मुझे लगता है मीडिया सब बातें दिखा रही है, इनको इतना टाइम दे रहे हो आप, इनकी बातें सुन रहे हैं हम सब चीजें, सब कहीं कोई एविडेंस नहीं है और जीत के लिए ये बोल रहे हैं कि उनको तोड़ने का काम किया। कहीं तोड़ने का काम हमारा नहीं है अमित जी। हम उनको निश्चित रूप से हमने उनको अपने दल में लिया है जो कांग्रेस में त्रस्त थे। आज ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो कांग्रेस का जो वो समय दिख रहा है ना कि बस जिंदगी भर ये भूल करता आया, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता आया, ये उस तय तक जाने का काम नहीं कर रहे हैं कि आज क्यों इनको लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये 4.5 लाख से ज्यादा लोग कांग्रेस को छोड़ के चले गए और ये अभी भी आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। अरे अपनी कमियां तो देखो, क्यों आपको लोग छोड़ के गए, क्यों आपकी भरे चुनाव में आपके नेताओं, कांग्रेस के नेताओं ने इन लोगों से नामांकन वापस देने का काम किया। आप इन चीजों की कोई समीक्षा नहीं कर रहे। मैंने बताया ना, इनका कोई भी काम होता है वो इत्तीश्री करने का होता है कि कैसे भी करके उसको खत्म कर दें। बैठक हुई है, प्रिंट मीडिया में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिख जाएंगे, इतना ही इनका कोई भी काम है। न तो ये बूथ पर है, इन्होंने पिछली बार भी जब नगर निगम के चुनाव थे तो पेड वर्करों को इन्होंने बूथ पर बैठने का काम किया था। जब आपके पास वर्कर है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, काम कुछ कर नहीं रहे, आप एक बात बताइए, पूरे चुनाव में अमित जी, मैं इनसे शैलेंद्र जी से जवाब लेना चाहता हूँ, आज क्या ये सब चीजों को देखते हुए क्या ये जिम्मेदारी तय करेंगे क्या इनके अध्यक्ष की कि इनके नेतृत्व में 29 की 29 सीटें हार गई, क्या उनको हटाने का काम करेंगे क्या? ये सिर्फ इत्तीश्री करने की बात है। बिल्कुल, इस पर वो कह भी चुके हैं कि अभी फिलहाल मंथन का दौर चल रहा है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की भी बैठक हुई जिसमें बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा हुई है। लेकिन भूपेंद्र जी, अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा कांग्रेस को जिससे बात बनेगी, या कुछ और भी बिंदु हैं जिन पर अब काम करने की जरूरत है? देखिए, प्रबंधन तो उसका एक अंग होता है जी, लेकिन निश्चित रूप से जनता के बीच में आपको जुड़ना पड़ेगा, जातिगत के नेता तैयार करने पड़ेंगे, शुचिता रखनी पड़ेगी और अपने कर्तव्य और कथन में विश्वास रखना पड़ेगा। देखिए, सत्ता में विहीन पार्टी को और मेहनत करना पड़ता है। अब क्या है, वो वाला कल्चर चला गया है कि अब आपके पास बड़े नेता होते थे, उसके तहत आप लड़ लेते थे। अब हर विधानसभा में आपको अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो पार्टी, अब देखिए विपक्ष में जो अभी सत्ता में जो पार्टी है तो वो आपके हर प्रबंधन के रूप में बारीकियां आपके आधे से ज्यादा धड़ को तोड़ चुकी है। आपके विधायक जो भी लोग रहे, आपके कार्यकर्ता रहे, सब पलायन कर चुके हैं। अब क्या होता है, लेकिन अब कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है क्योंकि अब 29 सीटें जा चुकी है। अब तो उसके पास मध्य प्रदेश से प्लस करने की है, जो खोना था वो खो चुके हैं। अभी उनके प्रवक्ता बोल रहे थे, पूर्व विधायक जी सही बोल रहे थे कि अब एक के बाद सुनना आता है और सुनने के बाद, लेकिन सुनना आता है, अब सुनने से माइनस ना जाए, लेकिन उसकी सकारात्मक की ओर करें, क्योंकि अब जो मेहनत की जाए वो राष्ट्र हित में हो, समाज के कल्याण हित में हो और मतदाता जो पुरानी तरीके से पहले जुड़ता था वो जुड़े। क्योंकि अब आपके पास भारत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जिसके पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं और उनके पास एक अच्छा मैनेजमेंट प्रबंधन के साथ कार्यकर्ताओं की अच्छी अच्छी फौज है, मतदाता उनके पास वर्ग के हर जाति का मतदाता है और वर्गीकृत करते हैं वो लोग, वर्गीकृत रूप से सभाएं करते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लोग हो चाहे सैनिक हो, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 4 वर्गीकरण महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान है, मजदूर है। तो ये जो वर्गीकरण है भारत के परिवेश, भारत की भौगोलिक चीज को समझना पड़ेगा, भारत की मानवता को समझना पड़ेगा, भारत की संस्कृति को समझना होगा। सिर्फ ये नहीं कि गांधी जी के टाइटल लगा है तो उसके कारण हो जाएगा, क्योंकि जो चीज अंदर से आती है और वो जो जनता के ऊपर संचार करती है वो ज्यादा प्रभावपूर्ण पड़ती है कि हम कहीं से पढ़ के आए और लिख के और उसको बोले। तो ये संस्कृति, परंपराएं और सनातन को समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हम एक लाइन में अगर राजनीति करेंगे तो नहीं होगा इस तरह से। तो ये जो टैग बीजेपी लगाती है कांग्रेस पे और कांग्रेस लगाती है उनके ऊपर धर्मनिरपेक्षता का, तो ये सब चीजें जो है ना डाइल्यूट करती है वोटर को। तो ये जो है तो टैग को अपना जो पार्टी उसके ऊपर टैग लगा रही है, जो उनकी मुक्त जिसका उनके साथ सामना करना है, वो टैग को
अलग करना पड़ेगा, उसमें अपनी शुचिता लानी पड़ेगी, अपने वो जो पहले जो कांग्रेस देश की आजादी में योगदान रहा और ये आजादी के बाद जो शुचितापूर्ण नेता थे जो कि नैतिक जिम्मेदारी लेके अपने त्याग पत्र देते थे, जो सत्ता से बिल्कुल, तो तमाम पहलुओं पर भी विचार करने की जरूरत है और फिलहाल कांग्रेस के लिए भी समीक्षा का समय है और बीजेपी के पास चुनौती ये है कि जनता ने जो इतना विश्वास जताया है उस विश्वास पर कैसे सरकार खरा उतर पाती है। बहरहाल चर्चा के लिए समय इतना ही था हमारे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।